सोचिए 1949 में चीन की हालत भारत से भी ज्यादा खराब थी। लोग भूख से मर रहे थे, देश टूटा हुआ था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये कभी दुनिया की पावरफुल कंट्रीज में से एक बनेगा। लेकिन आज 2025 में यही चीन अमेरिका को चुनौती दे रहा है। टेक्नोलॉजी, आर्मी और इकोनॉमी, हर फील्ड में अब चाइना का नाम सुनाई दे रहा है। आखिर कैसे? सिर्फ 76 साल में चीन ने ये कमाल कैसे कर दिखाया? 1927 से 1949 के बीच चाइना में सिविल वॉर हुए। चाइना की नेशनलिस्ट पार्टी केएमटी यानी कुओमिंतांग और सीसीपी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच। सबसे पहले जानेंगे कि ये सिविल वॉर हुआ क्यों। 1912 में जब किंग डायनेस्टी का अंत हुआ तो चीन कई हिस्सों में बंट गया और अलग अलग एरियाज पर मिलिट्री के ताकतवर नेताओं, जिन्हें वॉर लॉर्ड्स कहा जाता था, उनका कब्जा हो गया। उस समय कोई मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी और देश भर में अलग अलग गुड पावर के लिए आपस में लड़ रहे थे। सन यात सेन की नेशनलिस्ट पार्टी, जिसे कुओमिंतांग कहते हैं, और नई बनी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने 1926 से 1928 के बीच हुए नॉर्दर्न एक्सपीडिशन के दौरान एक साथ मिलकर चीन को फिर से रीयूनिफाई करने की कोशिश की। इस समय केएमटी के लीडरशिप में काम हो रहा था, लेकिन अप्रैल 1927 में चियांग काई शेक ने संघाई में कम्युनिस्टों के खिलाफ वायलेंस अटैक किया, जिसे संघाई मैसकर कहा जाता है। इसके बाद केएमटी और सीसीपी के बीच बना पहला गठबंधन टूट गया और सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी को शहरों से भागकर गांव में जाकर अपने अड्डे बनाने पड़े, जबकि केएमटी ने नानजिंग शहर में अपनी सरकार मजबूत कर ली। सीसीपी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने माओ जेडोंग के बढ़ते लीडरशिप में जियांगसी प्रोविंस से गुरिल्ला वॉरफेयर की रणनीति अपनाई। 1934 से 35 के बीच जब कुओमिंतांग की बड़ी और मजबूत सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया तो कम्युनिस्टों ने एक लंबी और कठिन यात्रा की, जिसे लॉन्ग मार्च कहा जाता है। यह लगभग 6000 मील की पीछे हटने वाली यात्रा थी, जो शांसी प्रोविंस तक गई। इसी दौरान माओ जेडोंग पार्टी के अनडिस्प्यूटेड नेता बनकर उभरे। फिर जुलाई 1937 में जापान ने बड़े स्केल पर चाइना पर अटैक कर दिया, जिसके कारण एक बार फिर से कुओमिंतांग और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को एक साथ गठबंधन करना पड़ा ताकि वो जापान से लड़ सकें। उस वक्त चाइना दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ कुओमिंतांग का कंट्रोल चाइना की मेजर सिटीज में था और वहीं दूसरी तरफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल चाइना की रूरल एरियाज में था। दोनों पार्टीज ने ये क्लेम किया कि असली गवर्नमेंट हम हैं, लेकिन वॉर की वजह से और करप्शन के कारण नेशनलिस्ट पार्टी यानी कुओमिंतांग को वीक कर दिया, और जिसके कारण रूरल एरियाज के लोगों के बीच कम्युनिस्ट पार्टी की इमेज और भी अच्छी हुई। अगस्त 1945 में जापान के सरेंडर के बाद मंचूरिया और वहां के बड़े वेपन स्टोर खाली हो गए। सोवियत सोल्जर्स ने कुछ समय के लिए मंचूरिया पर कब्जा किया और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को जापानी हथियार लेने की अनुमति दे दी। वहीं अमेरिका ने कुओमिंतांग के सैनिकों को बीजिंग और तियानजिन जैसे प्रमुख शहरों में हवाई मार्ग से पहुंचाया। सोवियत सपोर्ट कर रहा था सीसीपी को और वहीं यूएसए कर रहा था केएमटी को, और इसका सिंपल सा रीजन था कि यूएसए नहीं चाहता था कि चाइना में कम्युनिज्म आए और सोवियत यूनियन नहीं चाहता था कि चाइना में डेमोक्रेसी आए, क्योंकि कोल्ड वॉर में ये दो देश लगे हुए थे हर दूसरी कंट्री को कम्युनिस्ट या डेमोक्रेटिक बनाने की। तो इसलिए इन दोनों देशों का सपोर्ट अलग था। अमेरिकन डिप्लोमेट जॉर्ज सी मार्शल ने 1945 के अंत में चीन में पीस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी। उन्होंने जनवरी 1946 में एक सीज फायर भी करवा दिया, लेकिन म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, सैनिकों की बढ़ती तैनाती और मंचूरिया में डिस्प्यूट के कारण ये पीस एग्रीमेंट 1946 के मिडिल में टूट गया। 1946 के बाद से बेटर मोटिवेशन और जनता के बीच ज्यादा पॉपुलैरिटी के कारण कम्युनिस्ट पार्टी की सेना, जिसका लीडरशिप पहले लिन बियाओ और बाद में पेंग देहुआई ने की, ने मंचूरिया और नॉर्थ चीन में अहम लड़ाइयां जीती। वहीं दूसरी ओर केएमटी का मोराल कमजोर था, करप्शन फैला हुआ था और महंगाई बहुत ज्यादा थी, जिस कारण वे धीरे धीरे हारते गए। 1949 की शुरुआत तक कम्युनिस्ट फोर्सेस सभी फ्रंट्स पर आगे बढ़ रही थी। नानजिंग अप्रैल में सीसीपी के कंट्रोल में आ गया, शंघाई मई में और ग्वांगझू अक्टूबर में। 1 अक्टूबर 1949 को माओ ने बीजिंग में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की घोषणा की। इसके बाद कुओमिंतांग के बचे हुए लोग ताइवान भाग गए और वहां रिपब्लिक ऑफ चाइना को फिर से स्थापित किया। चाइना का परमानेंटली दो भागों में बंट जाना, एक तरफ मेनलैंड चाइना यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और दूसरी तरफ ताइवान में रिपब्लिक ऑफ चाइना। यही डिवीजन आज भी चीन और ताइवान के बीच तनाव की जड़ है और इसी के बाद शुरू होता है चीन के आगे की कहानी।
या ये कह सकते हैं स्टोरी ऑफ माओ जेडोंग्स एरा। 1949 के बाद जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की गवर्नमेंट फॉर्म हुई, तब उस समय की कुओमिंतांग पार्टी के बचे हुए हिस्सों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स ने नए लेवल पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कम्युनिस्ट तरीकों से दोबारा बनाने लगे और क्राइम को कम किया गया। साथ ही साथ जो रिवॉल्यूशनरीज थे यानी जो एंटी कम्युनिस्ट थे, उनको भी सप्रेस करने का काम चालू हो गया। कुल मिलाकर माओ की 1949 में जीत ने चीन में कई डिकेड से चले आ रहे वॉर और सिविल वॉर को खत्म कर दिया, लेकिन इससे चीन की इंटरनेशनल इमेज भी पोलराइज्ड हो गई। एग्जाम्पल के लिए चीन का किसी समझौते से इनकार करना और कोरियाई वॉर में शामिल होना, इस वजह से 1950 के दशक तक वेस्टर्न कंट्रीज चीन के खिलाफ ही रहे। इसके बाद साल 1958 में माओ ने द ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम की एक पॉलिसी या एक इनिशिएटिव भी कह सकते हैं, जो 1958 से 1962 तक चलती है। माओ का ग्रेट लीप पॉलिसी का मेन पर्पस चाइना को मॉडर्नाइज करना था थ्रू चाइना की स्टील प्रोडक्शन को इंक्रीज करके, ताकि वो वेस्टर्न कंट्री से आगे निकल जाए और सोशलिज्म की ओर बढ़े। गवर्नमेंट ने बड़े बड़े कम्यून बनाए जिसमें 5500 फैमिलीज रहती थी और इन कम्यून्स में छोटे लेवल की फैक्ट्रीज और फार्म्स एक साथ चलाई जाती थी। शहरों और गांवों के लोगों को बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल कामों में लगाया गया। उदाहरण के लिए लाखों लोगों ने गांव में बैकयार्ड फर्नेस बनाई जहां वे खुद स्टील गलाने लगे। ग्रेट लीप फॉरवर्ड के समय फार्म्स और इंडस्ट्रीज को सरकार ने सेंट्रली प्लान किया था। खेती को सामूहिक बना दिया गया था, यानी किसान मिलकर बड़े समूहों में काम करते थे जिनको कम्यून कहा जाता था। इन कम्यूनों में सामूहिक रसोई होती थी और सबको बराबर काम दिया जाता था। लोकल ऑफिशियल्स ने बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन के टारगेट तय कर दिए और खेती के लिए कुछ अजीब तरीके अपनाए गए, जैसे बहुत गहराई तक जुताई करना, एक ही जमीन में बार बार फसल उगाना और बीजों को जमीन में बहुत गहरे गड्ढे खोद कर दबाना। कई बार ये सुझाव खुद किसानों ने दिए, लेकिन ये वैज्ञानिक तौर पर सही नहीं थे। इस पूरी प्रक्रिया में तकनीकी समझ की जगह राजनीतिक उत्साह को ज़्यादा महत्व दिया गया। जो लोग इस योजना की आलोचना करते थे उन्हें चुप करा दिया गया, जैसे 1957 के एंटी राइटिस्ट कैंपेन में हुआ था। ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक इकोनॉमिक डिजास्टर बन गया। सरकार ने जो टारगेट तय किए थे वे बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल थे और लोगों को जबरन काम पर लगाने से हालात और बिगड़ गए। ऑफिशियल्स ने डर के मारे फसल की पैदावार के आंकड़े बहुत बढ़ा चढ़ाकर सरकार को बताए। सरकार ने इन्हीं झूठे आंकड़ों के आधार पर अनाज का टैक्स वसूला और कुछ अनाज विदेशों में भी भेज दिया, जिससे गांव के लोगों के पास खाने को बहुत कम अनाज बचा। 1960 तक भूखमरी साफ दिखने लगी। खेतों में लाखों लोग भूखे मरते या मरने के हालात में पाए गए। जनसंख्या के आंकड़ों का एनालिसिस करने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस दौर में करीब 15 से 55 लाख लोग मारे गए। एक चीनी पत्रकार ने यहां तक बताया कि कुछ परिवार अपने मरे हुए रिश्तेदारों की लाशें छुपा लेते थे ताकि सरकारी राशन मिलना बंद न हो। 1961 तक हालात इतने खराब हो चुके थे कि खेतों में अनाज की पैदावार 1957 के मुकाबले 30% तक गिर गई, जबकि किसान दिन रात मेहनत कर रहे थे। 1958 से 1960 के बीच आए फेमाइन के बाद माओ ने कुछ हद तक अपनी गलती मानी, लेकिन उन्होंने क्रिटिसाइजर्स को भी सजा दी। 1959 की लुशान पार्टी कॉन्फ्रेंस में डिफेंस मिनिस्टर पेंग देहुआई ने खाने की बर्बादी और भूख की समस्या पर निजी तौर पर चिंता जताई। जवाब में माओ ने उन्हें राइटिस्ट कहकर बदनाम किया और उन्हें किनारे कर दिया। ग्रेट लीप फॉरवर्ड और फेमाइन के बाद जब माओ को काफी क्रिटिसाइज किया गया तो उनको कुछ समय के लिए पॉलिसी मेकिंग से साइडलाइन कर दिया गया और उनकी जगह 1961-62 में प्रीमियर लियो शाओची और देंग सियाओपिंग ने देश की जिम्मेदारी संभाली और कृषि सुधार के लिए ज्यादा प्रैग्मेटिक पॉलिसी अपनाई। उन्होंने किसानों पर से टैक्स कम किया, खाने पर कंट्रोल को कम किया और एक्सपर्ट्स की सलाह को अपनाया। धीरे धीरे चीन की इकोनॉमी 1963 तक संभलने लगी। ग्रेट लीप फॉरवर्ड ने यह दिखा दिया कि बिना जिम्मेदारी तय किए गए बड़े बड़े मैस कैंपेन्स कितने खतरनाक हो सकते हैं। इस घटना ने चीन और सोवियत यूनियन के बीच भी दूरी पैदा कर दी। इसी समय सोवियत एडवाइजर्स चीन छोड़कर चले गए और मॉस्को ने चीन से अपने कर्ज चुकाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिससे चीन और सोवियत यूनियन के रिश्ते बिगड़ गए। फिर 1966 से 1976 के बीच माओ के लीडरशिप में कल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ। इसका मेन पर्पस ये था कि माओ अपनी पावर को फिर से मजबूत कर सकें और रिवॉल्यूशन को नया कर सकें।
माओ को डर था कि चीन एक ब्यूरोक्रेटिक वाले स्टालिन जैसे सिस्टम की ओर बढ़ रहा है और उनके विरोधी जैसे लियो शाओची देश को कैपिटलिस्ट रास्ते पर ले जा रहे हैं। माओ का पर्पस था कि समाज से बोर्जोआ यानी अमीर और पूंजीवादी सोच को हटाया जाए और कम्युनिस्ट विचारधारा को सबसे ऊपर रखा जाए। असल में माओ अपने राजनीतिक दुश्मनों को खत्म करना चाहते थे और समाज को आम लोगों की ताकत से पूरी तरह बदलना चाहते थे। इसके लिए माओ ने स्कूल बंद करवा दिया और यंगस्टर्स के लिए एक पैरामिलिट्री ग्रुप बनाया जिसे रेड गार्ड्स कहा गया। इन रेड गार्ड्स में शामिल यंगस्टर्स को कहा गया कि वे 4 पुरानी चीज़ें हैं: पुराने आइडियाज़, पुराने कस्टम्स यानी रीति रिवाज, पुराने व्यवहार यानी हैबिट्स और पुरानी संस्कृति पर हमला करें। उन्होंने मंदिरों, चर्चों, किताबों और हिस्टोरिकली चीज़ों को जो इंपीरियलिस्ट या कैपिटलिस्ट मानी जाती थी डिस्ट्रॉय कर दिया गया या जला दिया गया। सड़कों पर रेड गार्ड्स ऐसे लोगों को पीटते थे जो अमीर या पढ़े लिखे लगते थे। उन्होंने कैपिटलिस्ट पोस्टर हटा दिए और राइटर्स, टीचर्स और जो ऑफिसर्स होते थे उनको पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया जाता था और कुछ को तो जान से भी मार दिया गया। माओ की जो कल्ट पर्सनालिटी थी वो बढ़ती चली गई और उनकी तस्वीरें हर जगह दिखने लगी और उनका लिटिल रेड बुक हर किसी के पास रहने लगा। फैक्ट्रीज और फार्म्स में काम रुकने लगे क्योंकि लोग फैक्शंस बनाकर एक दूसरे से लड़ने लगे। 1968 तक हालात इतने बिगड़ गए कि माओ को आर्मी बुलानी पड़ी ताकि व्यवस्था फिर से रिस्टोर की जा सके और लाखों शहरों के यंगस्टर्स को गांव में री एजुकेशन के लिए भेज दिया गया। कल्चरल रिवॉल्यूशन का नतीजा ये निकला कि पॉलिटिकल लड़ाई और रेडिकल पॉलिसीज ने चाइना की इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इंडस्ट्रियल आउटपुट काफ़ी गिर गया। 1968 में प्रोडक्शन 1966 की कंपैरिजन में करीब 13 से 14% कम था। स्कूल और यूनिवर्सिटी कई सालों तक बंद रहे जिससे एक पूरी जनरेशन की पढ़ाई छूट गई। युवाओं की शिक्षा में कई साल का नुकसान हुआ और इस दौरान लगभग 10 से 20 लाख लोगों की मौत हुई। आमतौर पर यह संख्या लगभग 15 लाख मानी जाती है। इसके अलावा करोड़ों को परसिक्यूट किया गया, कईयों को जेल में डाल दिया गया। माओ के डेथ तक यानी 1976 तक करीब 30 लाख पार्टी कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों को पार्टी से निकाल दिया गया या दंडित किया गया। माओ की डेथ के बाद चीन की नई लीडरशिप टीम ने कल्चरल रिवॉल्यूशन को एक ग्रेव डिजास्टर कहा जो 1949 के बाद से देश का सबसे बड़ा डैमेज था। माओ की मौत के बाद 1976 में चीन की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। 1978 के आखिरी तक डेंग सियाओपिंग ने अपने अपोनेंट्स को हराकर, जैसे कि गैंग ऑफ 4, इन अपोनेंट्स को हराकर और चाइना के सबसे पावरफुल लीडर बन गए। डेंग ने माओ की क्लास स्ट्रगल वाली सोच और ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजी को खत्म कर दिया और सिर्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दिया। उन्होंने एक फेमस बात कही थी, इट डजंट मैटर इफ अ कैट इज ब्लैक और वाइट एज लॉन्ग एज इट कैचेस माइस, यानी इससे फर्क नहीं पड़ता कि बिल्ली काली है या सफ़ेद जब तक वो चूहे पकड़ती है। इसका मतलब था कि टफ कम्युनिस्ट सिद्धांतों को छोड़कर अब मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज को अडॉप्ट किया जाएगा। इजी वर्ड्स में कहे तो डेंग ने आइडियोलॉजी की जगह प्रैग्मेटिज्म यानी व्यवहारिकता पर जोर दिया और चीन को तेजी से तरक्की की राह पर डाल दिया। डेंग का सबसे पहला टारगेट था एग्रीकल्चर। उन्होंने माओ के समय की कम्यून सिस्टम को डिसॉल्व कर दिया और हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम लागू किया। इसके तहत यह तय किया गया कि अब फार्मर्स को अपनी ज़मीन किराए पर लेने की इजाज़त दी गई क्योंकि अभी भी ज़मीन की मालिक गवर्नमेंट थी और ये तय किया गया कि जो भी फसल वे सरकारी तय मात्रा से ज़्यादा उगाएंगे उसे वे खुद रख सकते हैं या बेच सकते हैं। इससे क्या हुआ कि कुछ ही सालों में चीन में जो अनाज की कमी हुआ करती थी उसकी जगह अब भरपूर फसलें होने लगी। 1978 से 1984 के बीच अनाज उत्पादन करीब 30% से 48% बढ़ा और गांवों में लोगों की आमदनी भी काफ़ी बढ़ गई। 1984 तक 98% कम्यून को डिसॉल्व कर दिया गया और उनकी जगह गांव में विलेज कम्युनिटीज़ यानी ग्राम पंचायत कह सकते हैं ने ले ली और शहरों में टाउनशिप गवर्नमेंट्स ने। डेंग ने फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी को आकर्षित करने के लिए ओपन डोर पॉलिसी शुरू की। 1979 और 1980 में उन्होंने कोस्ट के पास 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए। शेंझेन जो हांगकांग से सटा हुआ है, झुहाई, शांतौ और श्यामेन, इन जगहों पर टैक्स में छूट और बाजार आधारित नियम लागू किए गए। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स चाइना में कैपिटलिज्म एक्सपेरिमेंट की जगह बन गई। शेंझेन जो कभी एक छोटा सा टाउन था वहाँ फैक्ट्रियाँ और ऊंची ऊंची इमारतें बनने लगी।
1980 के आखिरी तक ये प्रयोग सफल रहा। 1985 से 1990 के बीच इन चारों स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का औद्योगिक उत्पादन 451.8 बिलियन युआन से बढ़कर 5,826 बिलियन युआन हो गया। शहरों और फैक्ट्रियों में सुधार धीरे धीरे लेकिन लगातार हुए। डेंग ने कुछ मेन इंडस्ट्रीज जैसे एनर्जी, स्टील, डिफेंस को अभी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखा, लेकिन लाइट इंडस्ट्रीज और रिटेल यानी दुकानों पर कंट्रोल थोड़ा कम किया। फैक्ट्रीज के जो मैनेजर थे ज़्यादा अधिकार दिए गए और अब मैनेजर्स खुद प्रोडक्शन की प्लानिंग कर सकते थे। एक डुअल प्राइस सिस्टम इमर्ज हुआ जिसमें कुछ सामान सरकार द्वारा तय दामों पर और कुछ बाजार के दामों पर बेचे जाने लगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि नॉन इंटरप्राइज कारोबारों को, स्पेशली टाउनशिप और विलेज इंटरप्राइजेस को 1980 के दशक में फलने फूलने की छूट मिल गई। कुल मिलाकर इन सुधारों का मतलब ये था कि चीन ने एकदम से योजना व्यवस्था को खत्म नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे उससे बाहर निकलना शुरू किया। इसका नतीजा ये हुआ कि सरकारी कंपनियों का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हिस्सा बहुत घट गया। जैसे 1978 में जो हिस्सा करीब 80% था वो 2016 तक घटकर 20% रह गया और प्राइवेट और कलेक्टिव कंपनियां देश की तरक्की की असली ताकत बन गई। चाइना की इकोनॉमी ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी। 1979 से 1990 के बीच तक चीन की असली जीडीपी हर साल करीब 10% की दर से बढ़ी, जो दुनिया के सबसे तेज और लंबे समय तक टिके ग्रोथ रेट्स में से एक है। इसका मतलब यह था कि देश की अर्थव्यवस्था हर 10 साल में लगभग दोगुनी हो रही थी। इस तेज विकास ने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। वर्ल्ड बैंक के डेटा के अकॉर्डिंग डेंग सियाओपिंग की इकोनॉमिक पॉलिसीज ने 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। डेंग ने इकोनॉमिक रिफॉर्म से बड़े लेवल पे मास माइग्रेशन हुआ। मिलियंस में लोग रूरल एरिया से शहर की ओर माइग्रेट कर रहे थे। शहरों की आबादी तेजी से बढ़ने लगी क्योंकि फैक्ट्रियों और कंस्ट्रक्शन वर्क्स में बहुत सारे काम मिलने लगे, जिससे गांव के लोग वहां आए। 1990 के डिकेड के अंत तक चीन में डोमेस्टिक कंजम्पशन जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, मकान और सेवाओं की मांग एक मजबूत आर्थिक ताकत बन चुकी थी। सीधे शब्दों में कहें तो चीन एक साधारण और बचत करने वाली कृषि बेस्ड इकोनॉमी से बदलकर एक ऐसी इकोनॉमी बन गया जहां एक बड़ा मिडिल क्लास नई चीजें और मॉडर्न लाइफस्टाइल की मांग कर रहा था। डेंग की इकोनॉमिक सक्सेस से सभी लोगों को बराबर फायदा नहीं हुआ। डेंग ने खुद कहा था कि कॉमन प्रॉस्पेरिटी पाने के लिए कुछ लोगों और इलाकों को पहले अमीर बनना होगा, लेकिन असल में यह हुआ कि कोस्टल सिटीज यानी जो समंदर के पास वाले इलाके थे बहुत तेजी से आगे बढ़ गए, जबकि इनलैंड एरियाज को काफ़ी पीछे छोड़ दिया गया। आंकड़े दिखाते हैं कि चीन में इनइक्वालिटी बढ़ी है। 1978 में सबसे अमीर 10% लोग देश की कुल इनकम का करीब 27% हिस्सा लेते थे, लेकिन 2015 तक ये बढ़कर लगभग 41% हो गया। ग्रामीण मजदूरों को अक्सर पीछे छूटा हुआ महसूस हुआ। शहरों में काम करने वाले माइग्रेंट लेबर्स को एजुकेशन और हेल्थ जैसी सेवाओं तक लिमिटेड पहुंच थी और कई किसान अब भी छोटी जमीनों पर संघर्ष कर रहे थे। कुछ और सोशल इश्यूज भी सामने आए। बड़े शहरों में भीड़ बढ़ने से सरकारी सेवाओं पर दबाव पड़ा और तेजी से बढ़ते इंडस्ट्रीज की वजह से पॉल्यूशन और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ी। फिर भी 1978 की स्थिति की तुलना में चीन की लगभग हर सोशल क्लास की लाइफस्टाइल बेहतर हुई। बस यह तरक्की सबके बीच बराबरी से नहीं बटी। इंटरनेशनल लेवल पे डेंग की पॉलिसी ने चाइना को एक अकेले और आत्मनिर्भर देश से एक ग्लोबल पावर बना दिया। विदेशी इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट तेजी से होने लगा। लोगों ने चाइना की डेवलपमेंट को एक इकोनॉमिक मिरेकल कहा। स्कॉलर्स का मानना है कि चाइना की तेजी से डेवलप्ड होने का कारण है ट्रेड को लिबरलाइज करना, यानी आउटसाइड वर्ल्ड से अपने आप को कनेक्ट किया। 1990 तक चाइना ऑलरेडी एक मेजर एक्सपोर्टर बन चुका था। व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा और चीन ने बड़े बड़े ट्रेड सरप्लसेस कमाने शुरू कर दिए। उदाहरण के लिए अमेरिका के साथ चीन का कुल व्यापार 1980 में करीब $5 अरब था, जो 2018 तक बढ़कर $660 अरब हो गया। कुछ ही डिकेड्स में चीन दुनिया का सबसे बड़ा सामान एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया। चाइना के लिए 1990 से 2000 का डिकेड काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा है। जैसे चीन का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 11 दिसंबर 2001 को शामिल होना उसकी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में एक बड़ा मोड़ था। 15 साल के लंबे नेगोशिएशन के बाद चीन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 143वां सदस्य बना। इससे न केवल चीन की डोमेस्टिक इकोनॉमी में बड़ा बदलाव आया, बल्कि दुनिया भर के व्यापार के तरीके भी बदल गए। इसका असर तुरंत और बहुत ज़बरदस्त हुआ। जैसे 2001 से 2010 के बीच चाइना को वर्ल्ड्स फैक्ट्री के नाम से जाना जाने लगा और 2010 तक उसने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग करने वाला देश बन गया।
1990 से 2000 के डेकेड्स में चाइना में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ, जिसने देश के फिजिकल लैंडस्केप और इकोनॉमिक कैपेसिटी को पूरी तरह बदल दिया। इन्वेस्टमेंट की मात्रा जीडीपी के मुकाबले काफ़ी बढ़ गई। 1980 के दशक में यह करीब 35% थी, जो 2000 के दशक में 40% से भी ज़्यादा हो गई। इस पूरे इन्वेस्टमेंट में सरकार की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा रही। फिर 2008 में ओलंपिक गेम्स को होस्ट करना चाइना के लिए एक कमिंग ऑफ एज वाला मोमेंट था। इस इवेंट के थ्रू चाइना ने अपनी इकोनॉमिक अचीवमेंट्स, आयोजन की क्षमता और कल्चरल हेरिटेज को पूरे दुनिया के सामने बड़े ही प्राउडली शो किया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने से लेकर ओलंपिक की मेजबानी तक 1990 और 2000 के डेकेड में चीन ने वर्ल्ड इकोनॉमी में तेजी से जुड़ाव किया। इस दौरान उन्होंने व्यापार में छूट दी, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए, शहरों को मॉडर्न बनाया और एक ओलंपिक का आयोजन करके दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। अब अगर 2010 से प्रेजेंट तक की बातें करें, यानी शी जिनपिंग का दौर, तो इस टाइमलाइन में चाइना ने भारी कैपिटल इन्वेस्ट, डिजिटल बिजनेस और तेजी से बढ़ते मिलिट्री स्पेंडिंग का इस्तेमाल करके खुद को एक ऐसा देश बनाने की कोशिश की है जो अब सिर्फ नियम मानने वाला नहीं बल्कि नियम बनाने वाला बन गया है, या ये कह सकते कि बन रहा है। और इसी टारगेट के साथ चाइना ने 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिसका एम पोर्ट्स, रेलवेज, पाइपलाइंस और पावर प्लांट्स के जरिए एशिया को अफ्रीका और यूरोप से जोड़ना था। अब तक 150 से ज़्यादा देश BRI के समझौते यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ समझौते कर चुके हैं। चीनी बैंकों और कंपनियों ने दुनिया भर में 800 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है। असल में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने चीन को एक ग्लोबल बिल्डर के रूप में स्थापित कर दिया है। अब चीन सिर्फ कैपिटल ही नहीं बल्कि अपने स्टैंडर्ड्स, निर्माण कंपनियां, कंस्ट्रक्शन फर्म्स और यहाँ तक कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे 5G नेटवर्क भी दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है। शी जिनपिंग के एडमिनिस्ट्रेशन में चीन की बड़ी टेक कंपनियां अब ग्लोबल लेवल पर बड़ा नाम बना चुकी हैं। हुआवे, टेंसेंट, अलीबाबा, बाइटडांस यानी जो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, जैसी कंपनियां तेजी से आगे बढ़ी हैं। हुआवे ने अमेरिकन सैंक्शंस के बावजूद 2024 में लगभग 860 अरब युआन यानी करीब 120 अरब डॉलर की कमाई की और अब स्मार्ट कार सिस्टम और क्लाउड सेवाओं में भी काम कर रही है। टेंसेंट और अलीबाबा चीन की क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट में छाए हुए हैं। दोनों के पास 10% से ज़्यादा मार्केट शेयर है और ये मिलकर विदेशों में डेटा सेंटर्स पर अरबों डॉलर खर्च करना है। बाइटडांस यानी जो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, दुनिया की सबसे कीमती स्टार्टअप बन गई है, जिसके हर महीने 1 अरब से ज़्यादा ग्लोबल यूजर्स हैं। इस टेक इकोसिस्टम को चीन सरकार का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मजबूत समर्थन मिला है, जिससे ई-कॉमर्स, मोबाइल पेमेंट और डिजिटल एंटरटेनमेंट जैसे क्षेत्रों में भी आज दुनिया के टॉप देशों में गिना जाता है। चीन तेजी से अपनी डोमेस्टिक AI चिप्स जैसे हुआवे की एसेंड सीरीज बना रहा है ताकि एनवीडिया और इंटेल पर डिपेंडेंस कम की जा सके। अमेरिका द्वारा एक्सपोर्ट पर लगाई गई पाबंदियों के बाद चीन ने इसमें और तेजी लाई है। 2024 की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के द्वारा चिप डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग में चीन ने अपने आप को काफ़ी डेवलप्ड किया है। डिज़ाइन में चीन मजबूत तो है, लेकिन चिप बनाने की टेक्नोलॉजी में अभी भी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से लगभग 2 से 3 साल पीछे है। 5G नेटवर्क की बात करें तो चाइना ने 2023 के अंत तक 30 लाख से ज़्यादा 5G बेस स्टेशन लगाए थे, जो दुनिया के कुल 5G टावरों का लगभग 60% है, किसी भी देश से कहीं ज़्यादा। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो 2023 में चीन में बिकने वाली हर 100 नई कारों में से 37 इलेक्ट्रिक थी। इसमें सबसे आगे थी BYD कंपनी, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने वाली कंपनी है, और टेस्ला की शंघाई फैक्ट्री। टेक्नोलॉजी के अलावा शी जिनपिंग ने डिफेंस सेक्टर में 2025 में डिफेंस बजट जो है उनका 1.78 ट्रिलियन युआन रहा है, लगभग 246 अरब अमेरिकी डॉलर, जो पिछले साल की तुलना में 7.2% ज़्यादा है। लेकिन वेस्टर्न मीडिया के अकॉर्डिंग अगर R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वेपन्स एक्सपोर्ट्स और बजट के बाहर के खर्चों को भी जोड़ा जाए तो असली खर्च 40 से 90% तक ज़्यादा हो सकता है। कुल मिलाकर शी जिनपिंग के लीडरशिप में चीन एक कॉन्फिडेंट ग्लोबल पावर बन गया है। उसने विदेशों में पोर्ट्स और रेलवे बनाए हैं, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में दबदबा बना लिया है, एक मजबूत सेना खड़ी की है और देश के अंदर नई टेक्नोलॉजीज पर ध्यान देना शुरू किया है।
ये बदलाव सरकार की स्टेट लेड इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकिंग के जरिए हुआ है, जिससे चीन एक सेल्फ कॉन्फिडेंट सुपर पावर बन गया है। फेमाइन से लेकर टेक्नोलॉजी लीडर बनने तक चाइना की पिछले 75 साल की जर्नी काफ़ी ज़बरदस्त रही है। सिविल वॉर और ग्रेट लीप फॉरवर्ड जैसे डिवास्टेशन के बाद आज चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी और एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज में भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या चीन बिना किसी पॉलिटिकल बदलाव के इस तेज रफ्तार विकास को जारी रख पाएगा? क्या एक सख्त सत्तावादी मॉडल लंबे समय तक तरक्की दे सकती है, या फिर इंटरनल प्रेशर, ग्लोबल कंपटीशन और पॉपुलेशन की समस्याएं इसकी रफ्तार को रोक देंगी? क्या चीन अगला सुपर पावर बनने वाला है जिसे कोई टक्कर नहीं दे सकता, या इसके रास्ते में कई रुकावटें हैं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।